नमस्कार, मैं अनुज छाबड़ा। आज तक हमने जो भी सीखा है बागबानी में, उसमें सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ जो हमने सीखी है वो है खाद बनाने की प्रक्रिया। तो जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे किचन का जो भी सब्जी, फल, बाकी चीज़ों के जो छिलके निकलते हैं, उन्हें हम बहुत ही आसानी से अपने घरों में ही खाद बना सकते हैं, जो कि हमारे पौधों के लिए बहुत ही लाभदायक है। क्योंकि हम जैविक खेती करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरह का रसायन या केमिकल अपने प्लांट्स में यूज़ करें। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि मैं हमेशा इस तरह के मिट्टी के घड़ों में ही खाद बनाना पसंद करती हूँ, और मुझे लगता भी है कि काफ़ी सही तरीके से और जल्दी इसमें बन जाता है। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि आज की वीडियो किसके ऊपर है? खाद बनाना तो हमने सीख लिया। हाँ, आज की वीडियो खाद बनाने से ही रिलेटेड है, क्योंकि कई लोगों के प्रश्न आए हैं कि उनके पास जगह कम है। तो जैसा कि अभी सर्दियों का मौसम है और वैसे भी आजकल हम अपने हेल्थ को लेके काफ़ी कॉन्शियस रहते हैं, तो सब्जियां, फल, इन सब के छिलके काफ़ी मात्रा में घरों से निकलते हैं, जो कि आप कह सकते हैं कि इतने सारे हम कंपोस्टिंग बिन्स घर में नहीं रख सकते हैं। तो किस तरह मैनेज किया जाए? और एक बार जब हम खाद बनाना शुरू कर देते हैं, बड़े भारी मन से हम कह सकते हैं कि हम अपनी सब्जियों के छिलके घरों से बाहर फेंकने आप कह सकते हैं बहुत मजबूरी में फेंकना चाहते हैं, नहीं तो हम चाहते हैं किसी न किसी रूप में उन्हें इस्तेमाल करें। तो आज जो चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, उसमें कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स हम डिस्कस करेंगे जो कि आपकी खाद को ना ही जल्दी बनाएगी, और आपके कम जगह में आप किस तरह इन चीज़ों को अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और आपके जो भी आप पेड़ पौधे आपने लगाए हैं उन्हें आप कह सकते हैं इंस्टेंट फर्टिलाइज़र्स भी दे सकते हैं। तो आज का वीडियो जो टॉपिक है वो है हमारे किचन के जो भी वेस्ट निकलती है उसे किस तरह हम इफ़ेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं प्याज और लहसुन के छिलके की। ठीक है, हर रोज़ दिन में 3 बार के खाने में बाकी चीज़ें फिर भी बदलती रहती हैं। प्याज और लहसुन के छिलके, अदरक के छिलके, ये तो हर समय हमें हर खाने में ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। तो इनकी तादाद आप कह सकते हैं बाकी छिलकों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, और अगर हमने 1 या 2 ही कंपोस्टिंग बिन रखे हुए हैं तो उसमें ज़्यादातर प्याज और लहसुन के छिलके ही होते हैं। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरा, अगर हम ध्यान से अपने किचन वेस्ट को देखें जो कि हमारे किचन से रोज़ निकलते हैं, सो उनमें क्या क्या होता है? प्याज के छिलके, जिस तरह मैंने कहा, नींबू हो सकता है, आलू या इसमें गाजर है। आज जो हमारे घर सब्जी बनी है उसके मैं लेके आई हूँ। तो आलू के छिलके, गाजर के छिलके हैं, केले के छिलके हैं, अंडे के छिलके हैं, प्याज और नींबू के छिलके हैं। तो अब हमने कैसे खाद बनानी सीखी है कि ये हमारा वेट वेस्ट हो गया, इसमें हमने सारे कुछ ड्राई, या तो सूखी पत्तियाँ या कोकोपीट या मिट्टी या कार्डबोर्ड की पीसेस मिक्स करके हमने अपने कंपोस्टिंग बिन में डाल देना है और ढक के रख देना है। रोज़मर्रा जब भी हम डालेंगे उसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। ये तरीका तो हमने बहुत अच्छे से सीख लिया है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि अगर ये ज़्यादा है और हमारे पास बिन कम है तो क्या करें। दोबारा इसे एक बार फिर से देखते हैं। ठीक है, इसमें देखिए ये क्या है? प्याज के छिलके, जिसे अगर हम बिन में ना भी डालें, ये देखिए मैंने ये करीब 15-20 दिन से इन्हें इन टोकरी में रखा हुआ है, जिसकी कोई बदबू नहीं आ रही है, और ये वैसे भी बिल्कुल सूखते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो इन्हें हम यहाँ से अलग कर लेते हैं। ठीक है, अगर इन्हें हम अपने बिन में ना डालें, किसी प्लास्टिक के कवर में या इस तरह की बास्केट में अलग से चाहें तो हम इसे इकट्ठा कर सकते हैं। ये हमारे कंपोस्टिंग बिन में नहीं जा रहे हैं। अब ये नहीं जाने की वजह से क्या हमारे कंपोस्टिंग बिन को फ़ायदा होता है वो भी बताऊंगी। पहले इस प्लेट की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद आती है बात अंडों की। ठीक है, अंडों को हम सुखा के इसका इस तरह से पाउडर बना सकते हैं और एक
डब्बे में भर के रख सकते हैं। ये कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है, पर इसे कभी भी अपने पौधों पे डायरेक्ट ना डालें, जिससे कि चूहे ज़रूर आते हैं आपके पौधों पे। तो आप क्या कर सकते हैं, इसे इस तरह अगर हम अपने कंपोस्टिंग बिन में डालते हैं तो ये काफ़ी लंबा समय लगाते हैं कंपोस्ट होने के लिए। तो इससे अच्छा है इन्हें चूर के इस तरह से हाथों से चूर लीजिए, या मिक्सी ग्राइंडर में कर लिया तो और भी अच्छी बात है। इसे करके तो जब भी आप अपने किचन का वेस्ट डालें तो 1 चम्मच या 2 चम्मच इसे डाल दें, जिससे कि हमारी जो खाद जब बनेगी तो उसमें काफ़ी हद तक कैल्शियम की मात्रा रहेगी, जो कि हमारे टमाटर, बैंगन और बाकी जितनी भी हम सब्जियां उगाते हैं सब में कैल्शियम अगर अच्छा होता है तो उनकी न्यूट्रिशनल आप कह सकते हैं मिट्टी से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता है वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो इससे क्या होगा, एक तो ये जगह हमारे कंपोस्टिंग बिन में कम लेंगे और हमारे कंपोस्ट को अच्छा कैल्शियम रिच बना देंगे। ठीक है, अब बात आती है केले के छिलकों की। केले के छिलकों का मैंने आपको पहले ही एक बार वीडियो बना के दिखा चुकी हूँ, चाहिए तो मैं उसका दोबारा से लिंक भी डाल दूँगी। इसे या तो आप बनाना पील लिक्विड बना लीजिए, या आप इन्हें सुखा के पाउडर करके, जिस तरह हमने अंडे के छिलके का पाउडर बनाया है उस तरह केले के छिलके का पाउडर बना लीजिए। इसे कंपोस्टिंग में डालने की ज़रूरत नहीं है। इसे सुखा के पाउडर बना के हमारे पौधे जब फ्लावरिंग स्टेज में आए या उनकी सब्जियों बनने की प्रक्रिया में हो, तब उन्हें 1-2 चम्मच अगर दे दिया जाए हफ्ते 10 दिन के अंतराल पे, तो हमारे सब्जियों और फलों की या फूलों की आप कह सकते हैं खूबसूरती ही देखने लायक बनेगी। ठीक है, तो अब हमारे अंडे भी हो गए, केले के छिलके भी हो गए, प्याज भी हो गए। अब बात आती है नींबू के छिलकों की। ठीक है, नींबू के छिलकों से हमने पहले ही बायो एंजाइम बनाना सीख लिया है। तो बायो एंजाइम अगर आप नहीं बना रहे हैं तो इसे ज़रूर से बनाएं, क्योंकि यह एक मल्टीपर्पज़ लिक्विड फर्टिलाइज़र है जो कि हमारे पौधों को हर स्टेज पे आप कह सकते हैं, शुरुआत से लेके फ्रूटिंग तक स्टेज में, हर स्टेज में इसे अपने आप फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, पेस्ट कंट्रोल, हर चीज़ में एक ओवरऑल ग्रोथ के लिए बायो एंजाइम जो है ये बहुत फ़ायदेमंद है, स्पेशली अगर आपने खट्टे फलों के छिलकों से उसे बनाया है। तो नींबू के छिलके भी हट गए। अब हम बात करते हैं, हमारे इसमें रह गए आलू के छिलके और गाजर के छिलके। ठीक है, अब आलू के जो छिलके हैं इनमें भी बहुत अच्छी मात्रा में फास्फोरस और पोटेशियम होता है। तो या तो हम इन्हें सुखा के पाउडर बना के अपने पौधों पर डाल दें, या हम इन्हें कंपोस्टिंग बिन में डाल दें, किसी भी तरह कर सकते हैं। इसी तरह गाजर, तो अब हमने इतनी सारी चीज़ों में हमारे कंपोस्टिंग बिन में क्या जा रहा है, सिर्फ गाजर के छिलके। बाकी चीज़ों को हमने इतनी अच्छी तरह से मैनेज कर लिया है कि वो ना तो बदबू फैला रहे हैं और ना ही वो हमारे हेल्थ इश्यूज़ को कहीं परेशानी कर रहे हैं, और हमारे किचन वेस्ट को बहुत अच्छी तरह मैनेज कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि अगर हमने प्याज के छिलकों को कंपोस्टिंग बिन में डाला तो क्या होगा। पहली बात, अगर हम प्याज के छिलकों का, ये इसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, अनियन पील फर्टिलाइज़र, कि अगर हम इसे पानी में भिगो के गुड़ के साथ अगर आप डालें पौधों के लिए, तो इसमें सल्फ़र और फास्फोरस और पोटेशियम, ये सब इतने मिनरल्स होते हैं कि आपके पौधे को डायरेक्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र मिल जाता है। उसके बाद जो बचता है वो आप अपने कंपोस्टिंग बिन में डाल सकते हैं, और इसे इस तरह सूखे स्टोर करने में कोई परेशानी नहीं है, मच्छर मक्खी कुछ नहीं आते हैं। बस कोशिश कीजिए इसमें सिर्फ पेपरी जो उनका होता है वो वाले हो, नीचे ऊपर की गांठें ना हो। ठीक है, अब हमारा जो कंपोस्टिंग का प्रोसेस है, जो हम अपने इन मटकों में बना रहे हैं या किसी और प्लास्टिक के बिन में भी बना रहे हैं, तो कंपोस्टिंग की जो प्रक्रिया है उससे ये जो प्याज और लहसुन के छिलके हैं ये काफ़ी हद तक स्लो कर देते हैं, क्योंकि इनमें सल्फ़र बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर इन्हें हम अपने कंपोस्टिंग बिन में ना डालें तो हमारी कंपोस्ट जो 1 से 1.5 महीने में रेडी होती है, वो कम से कम आप कह सकते हैं महीने भर के अंदर हमारे हाथों में आ जाएगी, अगर हमने उनमें प्याज के छिलके ना डाले और अंडे के छिलके इस तरह पाउडर करके डाले। ठीक है, दूसरी बात, मैंने आपसे, जैसा कि मैंने पहले कहा कि मैंने आपसे एंजाइम बनाना पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें कि 2 तरीके हैं। एक है जिसमें हम 3 महीने का समय लेते हैं, जैसे कि जिसमें 1:3:2
10 का रेशियो लिया है, जिसमें 1 भाग गुड़ है, 3 भाग हमारी किसी भी चीज़ के छिलके हैं और 10 भाग पानी है। तो इस प्रक्रिया से जब भी हम बायो एंजाइम बनाते हैं तो इसे 3 महीने का समय लगता है। अगर हम उसमें थोड़ा सा ईस्ट ऐड कर देते हैं तो ये प्रक्रिया 15 से 20 दिन आप कम कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं 2 से 2.5 महीने। ठीक है, अब 3 महीने का समय काफ़ी ज़्यादा है, कई लोगों को परेशानी होती है, 3 महीने तक रुकना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने आपसे एक और भी वीडियो शेयर की हुई है, जिसमें कि मैंने आपसे केले का एंजाइम बनाना सिखाया है, जिसमें कि हम बराबर मात्रा में जितना केले काफ़ी हमारे घर में ज़्यादा पक जाते हैं केले, तो वो वाले केले या सिर्फ छिलके भी आप ले सकते हैं, जितनी मात्रा में हमने वो लिया है उनकी बराबर मात्रा में गुड़ लेना है, पानी बिल्कुल नहीं लेना है। तो और इसे हम 21 दिनों में तैयार कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने बायो एंजाइम रेडी किया है, जिसे 3 महीने का समय लगा है। इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं, 1 चम्मच ये लेना है 1 लीटर पानी में, और आप अपने पौधों को स्प्रे भी कर सकते हैं, मिट्टी में भी डाल सकते हैं। ठीक है, इस मेथड को 3 महीने लगे। ठीक है, अब इस मेथड में ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा सिट्रस फ्रूट या खट्टे फल ही लेंगे। आप सब्जियों का भी बना सकते हैं, आलू का भी बना सकते हैं, केले के छिलके का भी बना सकते हैं। जो भी हमारे किचन से वेस्ट निकलता है उसे आप इस तरह 3 महीने के प्रोसेस से बायो एंजाइम तैयार कर सकते हैं। यहाँ तक कि प्याज और लहसुन के छिलकों का भी आप बायो एंजाइम रेडी कर सकते हैं, जिसे 3 महीने लगते हैं, और वो काफ़ी हद तक आपके लिए, आप कह सकते हैं, एक बोतल में एक तो आ जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी हल्का है। 1 किलो अगर इसका लेंगे तो कितने सारे छिलके आपके बायो एंजाइम में चले जाते हैं। तो एक तो वो मेथड हो गया। दूसरा मेथड मैंने आपसे जो किया था, जिसमें पानी की मात्रा नहीं है, इसमें छिलके और गुड़ की मात्रा बराबर है और पानी नहीं है, और ये 21 दिन में तैयार हो जाता है। तो अगर आपके पास समय है, जगह है, तो 3 महीने वाले मेथड को आप फॉलो कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप 21 दिन वाले मेथड को फॉलो कर सकते हैं। इसमें भी मैंने आपको जो सिखाया है वो केले का सिखाया है। आप केले की जगह किसी भी सब्जी का, किसी भी फलों के छिलके का, हर चीज़ का इस तरह से एंजाइम बना सकते हैं। ये चॉइस आपकी है कि आपको 21 दिन वाले का बनाना है या 3 महीने वाले का बनाना है। खाली इसमें अगर इफ़ेक्टिवनेस की बात करें तो दोनों ही काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं। उनकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी है दोनों की। खाली अगर आपके पास समय नहीं है और आप जल्दी से जल्दी अपना किचन वेस्ट बनाना चाहते हैं, उसका यूज़ करना चाहते हैं अपने पौधों पे, तो ये 21 दिनों में आपके हाथों पे रेडी रहता है आपको पौधों में देने के लिए। इसके अलावा कोशिश करें कि अलग अलग तरह के एंजाइम बनाएं। अगर हमने प्याज का बनाया है तो प्याज का जो एंजाइम है वो आपके काफ़ी हद तक कीड़े मकोड़े, आपके जो पेस्ट अटैक्स हैं, मिली बग्स, एफिड्स, उनको कंट्रोल कर लेगा। जो केले का और संतरे वगैरह का है, ये फलों के, फूलों के, सब्जियों के ग्रोथ में काफ़ी हद तक और उनकी रूट्स की डेवलपमेंट में काफ़ी मदद करेगा। तो कोशिश करें कि हर 15-20 दिन पे जब भी आप अपने पौधों को पानी दें तो कभी 1 चम्मच प्याज का एंजाइम ले लें, कभी संतरे का एंजाइम ले लें, कभी केले का एंजाइम ले लें। तो इस तरह जब आप अलग अलग चीज़ों के एंजाइम को अपने पौधों पे देते रहते, जैसे हम खाना खाते हैं, रोज़ खिचड़ी नहीं अच्छी लगती ना हमें, कभी हमें छोले चाहिए, कभी हमें राजमा चाहिए, कभी पनीर चाहिए। तो इसी तरह ये जो अलग अलग एंजाइम हम बनाते हैं तो ये हमारे पौधों को अलग अलग तरह का खाना देते हैं, जिससे कि उनकी ओवरऑल ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और वो बहुत अच्छे चलते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। उम्मीद करती हूँ कि आप कमेंट में और भी अपने भी एक्सपीरियंस मेरे साथ साझा करेंगे। धन्यवाद।